अ, नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ यदुवंशी बीएलएलबी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं इस समय विडिटेड फाउंडेशन में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। यह फाउंडेशन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करती है। आज हमारे साथ एडवोकेट श्री कपीश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि दीवानी एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर में विधि व्यवसाय वृत्त करते हैं तथा मुख्य रूप से आपराधिक एवं भारतीय स्टेट बैंक और जनरल इंश्योरेंस के 3 कंपनियों के केसेस को लड़ते हैं। तो आइए आज हम सर से बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस साक्षात्कार के लिए समय निकाला। सर्वप्रथम तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि विधि को आप कामाबाई पुलिस स्टाफ याद भी बेयर एक्ट को करेंगे और उसके साथ उनकी जो टिप्पणियां होती हैं, उनके निर्वचन होते हैं, जो लेटेस्ट केसेस होते हैं, उनको रीड करके और अपने आप को पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था में जोड़ने के लिए तत्पर रहे। जी तो सर, पार्थ जी, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि एक वकील के रूप में आपने क्या सीखा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वो भी विशेष करके जहां हम गणतंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो, एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो, वहां पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीन ऐसे मुख्य स्तंभ होते हैं जिन पर किसी सभ्य समाज की स्थापना होती है और लोकतंत्र की स्थापना, जिसमें न्यायपालिका का एक अहम भूमिका है। जैसे अन्य विधायिका का हुआ या कार्यपालिका का हुआ, उसी तरीके से न्यायपालिका का भी बहुत बड़ा योगदान होता है एक सभ्य समाज की स्थापना के। तो एक वकील रहते हुए जो मैंने अनुभूति की, जो हमने सीखा, वो ये था कि अगर आप विधि व्यवसाय वृत्त से जुड़ते हैं तो ये पेशा एक पावन और पुनीत पेशा है, जो गरीबों तक समतामूलक समाज की स्थापना करने तक आप निश्चित तौर पे न्याय का हिस्सा बनते हैं। और जन जन तक न्याय कैसे सुलभ हो, कैसे सस्ता न्याय प्राप्त हो, इसकी तरफ आप अगर आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि एक आदर्श विधि व्यवस्था में विधि व्यवसाय वृत्त, चूंकि वृत्त है इसलिए ये पवित्र पेशा है, तो अपनी फीसेस के साथ साथ आपको अपने उन लोगों का भी ध्यान रखना है जो किन्हीं कारणवश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पीछे रहे। तो उनके साथ भी आप अपने आप को जोड़े, विधि व्यवस्था में उनके साथ सहभागीदार बने और सुलभ तरीके से न्याय उन तक पहुंचे, इसकी भरपूर कोशिश प्रत्येक वकील को करनी चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा वकील समाज है वो अपने अधिकारों से ज्यादा हम अपने मुवक्किल के अधिकारों के लिए चिंतित होते हैं और उनकी लड़ाइयां बहुत सार्थक रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष लड़ते हैं और विधि व्यवस्थाओं को भी एक पैदा करने में माननीय अपने न्यायाधीशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी सर जी। तो अगला सवाल सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप आने वाली पीढ़ी के वकीलों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने जो सीखा है वो मैंने आपको बताया है। ये पेशा इतना पवित्र और पुनीत पेशा है कि जिसमें आप न्याय के लिए सहभागी बनते हैं। क्योंकि देखिए, न्याय व्यवस्था के अंदर जो दो बागडोर होती है, एक होती है न्यायाधीश की व्यवस्थाएं और दूसरे होती है वकील की व्यवस्था। क्योंकि दोनों ही न्याय के एक समानांतर चलने वाले पहिए हैं।
इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें हमारे आदरणीय लर्नेड काउंसिल कहे जाते हैं, काउंसिल्स, और साथ ही हमारे लर्नेड माय लॉर्ड हम लोग जो हैं वो अपने न्यायाधीशों के लिए कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सम्मान के साथ दोनों पहिए साथ साथ जब एक साथ चलते हैं न्याय की दिशा में, तो बहुत सुलभता से वो न्याय और बिना किसी पक्षपात के व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो मैं ये समझता हूं कि प्रत्येक वकील का जो सबसे पहला कर्तव्य है वो ये है कि जब आप किसी अपने मुवक्किल के केस को लेते हैं, टेक ओवर करते हैं, तो आप उसके केसेस को पूरे तन्मयता के साथ सीखें और समझें, क्योंकि हमारे विधि व्यवस्था में जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप स्पेशलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि आप रोज एक नए केसेस पे काम करते हैं, नए केसेस को आप सीखते हैं। तो हम लोग तो जीवन पर्यंत सीखने का काम करते हैं। तो एक चीज और भी है कि आप जब अपने मुवक्किल के साथ व्यवहार करें तो उसे ये कहीं से फील नहीं होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किस जगह से आ रहा है, आपकी कितनी हायर फीसेस हैं, वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा। जब आप किसी क्लाइंट का अपने केस लें तो निश्चित रूप से आप इस बात से इत्तेफाक करें कि आप पूरी तरीके से जस्टिस उसके केस में करें। और ये आपके एक अपना आदर्श है, एक आपका लीगल एथिक्स है कि जब आप एक वकालतनामा सिग्नेचर करते हैं तो आप पहले उसके केसेस को रीड कीजिए, उसके बाद उससे संबंधित आपको अपने केस पे क्या तैयारी करनी है, क्या लेटेस्ट नजीरें हैं, ये आपको देखना होता है। अगर आप किस साइड के वकील हैं, किस साइड को देख रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब में अलग अलग तरीके की विधि व्यवस्थाएं हैं और अलग अलग तरीके से व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। कोई भी व्यक्ति अकेला सारी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ सेलेक्टिव होना चाहिए और हम जहां तक न्याय कर सकें, जो हमारे पेशे के साथ हमारा हमारा अगर शौक भी हो तो उसमें जो है चार चांद लग जाते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि देखिए अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल साइड देख रहा है तो उस व्यक्ति को एक चीज सोच करके चलना होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, एक बार हमने डेवलपमेंट किया अपने किसी केस का, उसमें संशोधन नहीं होता है। वो शुरू से अंत तक एक जैसी कहानी चलती है, उस पर कंट्राडिक्शंस ना आने पाए, क्योंकि आप न्याय तक उसको पहचाने के लिए आपको इन सारी चीजों का बचाव करना पड़ता है। वहीं जहां तक आप दीवानी मामलों के तहत जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो उनके वकील होते हैं वो बड़े मेधावी होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। और लेकिन एक चीज है, उसमें हमेशा सर्वथा गुंजाइश इस बात की बनी रहती है कि हम निर्णय के आने के पहले तक संशोधन डाल सकते हैं। तो तमाम प्रक्रियाएं हैं विधियों की, जो हम अगर क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं तो हम सीआरपीसी से गवर्न होंगे, अगर हम कोई दीवानी मामले देख रहे हैं तो हम सीपीसी से गवर्न होंगे। तो ये सारी चीजों का ख्याल करते हुए और सबसे पहले और सबसे अंत में अपना ख्याल करना चाहिए। सबसे पहला ख्याल किसका? अपने क्लाइंट का, उसके हित की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और बाद में जहां तक आपके अपने भरण पोषण का सवाल है तो निश्चित रूप से एक हैंडसम फीस आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे आसानी से देने में उसे कष्ट है तो निश्चित रूप से अपनी फीसेस को छोड़ना भी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, तो उनके पापर सूट भी आप न्यायालय में दाखिल करें, उनके टिकट बट्टा तक की आप छूट कराएं और साथ ही साथ आप अपनी भी फीसेस को छोड़ें। क्योंकि एक वकील का यह कर्तव्य है कि जस्टिस सबको बराबर से मिलना चाहिए और सब तक पहुंचना चाहिए। इस बात को आप अपने जहन में रख करके जब आप अपने वकालत पेशे को करते हैं तो आप अपने पेशे के साथ न्याय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। जी सर, बहुत अच्छा आपने बोला। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप भारतीय न्यायपालिका प्रणाली में क्या बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी न्याय प्रणाली है उसका मुख्य आधार हमारे जो जिनके हम अधीन पराधीन थे उन अंग्रेजों के कानून से हम आज तक चल रहे हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने अपने
इन 20 साल की वकालत में ये महसूस किया कि आज भी हम अंग्रेजों के सिस्टम से ऊपर नहीं उठ सके, जिसमें उठने की आवश्यकता है। मैं इस देश की सरकार से ये कहना चाहता हूं कि बहुत से अधिनियम, बहुत से नियम, बहुत से विनियम ऐसे बने हुए हैं जो एक्सरसाइज नहीं होते। बहुत सी विधियां ऐसी होती हैं जो वक्त काल और परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित होती रहनी चाहिए। जैसा समाज हो, उस समाज में जैसा उचित आदर्श हो, वैसी विधियां होनी चाहिए, चाहे वो विधियां सकारात्मक हो, चाहे वो विधियां नकारात्मक। तो जो विधियां अब हम एक्सरसाइज नहीं करते, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। और बाकी मैं तो यही कहूंगा कि त्वरित न्याय के लिए हमारी जुडिशरी सिस्टम के साथ साथ, यानी जुडिशरी सिस्टम में कौन आते हैं, तो उसमें अधिवक्ता आते हैं, उसमें माननीय न्यायाधीश आते हैं, और जो हमारे लिपिक वर्ग के लोग हैं, या हमारे मुंसरीन हैं, या हमारे न्यायिक अधिकारी, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर भी है। और सबसे ज्यादा भार सरकार पर होता है, क्योंकि कोई प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पूंजी की व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था कोई सरकार। ये देखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, क्या उस आबादी के आधार पर जो न्याय व्यवस्था है, क्या हमने कोर्टों को भी उतना विस्तृत किया है या नहीं किया। तो अगर आबादी बढ़ रही है, कोर्ट भी उसी के आधार पर बननी चाहिए। आज हम समझते हैं करोड़ों में केसेस पिछले 15-20 साल से लेके आज तक पेंडिंग है। और जस्टिस पीएन भगवती ने कहा इस बात को कि न्याय अगर विलंब से मिलता है तो वो भी एक अन्याय है। एक पीढ़ी के वाद पत्र पर अगर तीसरी पीढ़ी को निर्णय देना है, तो 2 पीढ़ियां तो अन्याय झेल करके चली। इसलिए जो मैं महसूस किया वो उसको कहता हूं कि कुछ हमारी विधि की प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता है, कुछ सरकार के द्वारा वित्त समायोजन और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एडजर्मेंट्स जो हम देते हैं, वो कभी कभी हम लोग कानून के लूप होल्स में भी जो जा करके अपने विधि व्यवसाय वृत्ति के आदर्श को स्थापित न करते हुए लिंगर ऑन केस को करने के लिए करते हैं, वो हमें लगता है जस्टिस को डिनाइड करता है। इसलिए इन चीजों से एक सार्थक वकील सकारात्मक दृष्टिकोण अगर रखता है, तो इन चीजों से उसे बचना चाहिए। दूसरी चीज, हर बात पे हड़ताल कर देना, न्यायिक कार्य से विरत हो जाना, यह भी सुशोभित नहीं। लेकिन बहुत सी, क्योंकि मैं वकालत पेशे में हूं, तो वकीलों की भी बहुत सी मजबूरियां होती हैं कि जहां समाज में उनको सामाजिक रूप से ना कोई पेंशन मिलती है, ना कोई स्टाइपेंड मिलता है, ना कोई चिकित्सा भत्ता मिलता है, ना उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होती है, और वेतन तो मिलता नहीं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे वो वकील आपके ही समाज से आते हैं, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था सरकार करे सुनिश्चित। कम से कम उनको एक मानव की गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रथम दृष्टया, कोई भी अगर पहली बार वो अगर न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए कोई बच्चा आ रहा है और यंगर वकील है, तो उसको इस बात की सुरक्षा होनी चाहिए कि उसका आने वाला कल उसके लिए ब्राइटनेस लेकर के आएगा, उसके लिए चमकदार भविष्य होगा, ताकि वो पेशों की अन्य लूप होल्स में ना जाकर के वो जस्टिस के लिए काम कर सके। लेकिन कोई वकील जस्टिस के लिए तभी काम कर सकता है जब आप उसके भी अधिकारों की सुरक्षा करें। ये माननीय न्यायालय से भी हम कह रहे हैं, अपने न्यायाधीशों से, और साथ ही साथ हम अपने उन रहबरदारों से भी कह रहे हैं जिन्हें कम से कम वकीलों की सेफ्टी के लिए एक्ट पारित करना चाहिए। क्योंकि आए दिन वकीलों को सड़क पर गोली मारी जाती है, उनके घर पे गोलियां मारी जाती है, उनको माननीय न्यायालय में गोलियां मारी जाती है, उनको देख लेने की धमकी दी जाती है। तो ऐसी असुरक्षा की भावना में अगर कोई वकील काम करेगा, तो वो जस्टिस कैसे कर पाएगा? वो तो स्वयं जस्टिस के लिए हाथ उठाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मैं कहता हूं कि जैसे चिकित्सकों के लिए एक एक्ट बना है, मेरी सरकार से एक मांग है,
और मांग रही है कि कम से कम हमारे वकील समाज के लिए भी वो एक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करें और एक एक्ट पारित करें। साथ ही साथ वो पेंशन और स्टाइपेंड की भी व्यवस्था करें, एक रिच लाइब्रेरी की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो समेकित न्याय को, नजीरों को नहीं पढ़ सकेगी, तो कहीं ना कहीं से वो सिद्धस्त न्याय नहीं करा सकती। और सारे वकील समाज के लोग कोई बहुत अमीर व्यवस्था से नहीं आते, वो गरीब व्यवस्था से भी आने वाले लोग। तो ऐसे कंडीशन में एक कम से कम समिति होनी चाहिए कि ऐसे हमारे यंगर्स वकील जो आ रहे हैं इस पेशे में, वो कहीं आर्थिक वजहों से, किताबों की कमियों से कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनका उज्जवल भविष्य जो है वो नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के कहीं चले। तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ जो हमारे मुंसफ मजिस्ट्रेट के एग्जाम्स होते हैं, या हमारे एडीजे के लिए हायर जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी कुछ संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोलोनोजियम की व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं से मैंने प्रैक्टिस के दौरान तमाम लोगों से ये महसूस किया, अपने वकील समाज के लोगों से, कि उसमें इस देश के सारे जाति धर्म के व्यवस्थाओं के लोगों के, समाज के लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं। तो इन मिथकों को भी तोड़ने की आवश्यकता है, और उस कोलोनोजियम में भी एक विधि से संबंधित टेस्ट की आवश्यकता है कि उसको कोई पास करके आवे। सरकारों से भी वो जो हायर हमारे हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस नियुक्त करने का उन्हें पावर होता है, जो वकील समाज से 10 साल की प्रैक्टिस के बाद वो कर सकते हैं, उसमें भी एक एग्जामिनेशन कराने की आवश्यकता है। स्वच्छ लोकतंत्र परंपरा में हमें आना चाहिए, क्योंकि जो जिस लायक हो, न्याय के अंदर न्याय तक पहुंचने के लिए आपको निश्चित तौर पे एक पैमाना स्थापित करना होगा कि वहां सभी काबिल लोग पहुंचे, तभी वो जस्टिस हर एक तबके तक, हर एक वर्ग तक, हर एक भाषा भाषाई तक, गांव गांव तक, शहर शहर तक पहुंच सके। तो इन सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे करके हमें सुधारने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, अपने वकील समाज से भी निवेदन करेंगे, और साथ ही साथ हम अपने जजेस से भी निवेदन करेंगे। और जो बार बेंच रिलेशनशिप एक्ट है, उसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। दोनों ही न्यायालय के अधिकारी हैं और दोनों ही के रिश्ते बराबर हैं, इसलिए उन्हीं आंखों से एक दूसरे को देखना जी सर, तो है। जी मुझे पार्थ। विश्वास है कि आपके इन विचारों से हमारे आने वाली पीढ़ी के वकीलों को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो आज का इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं सर। आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। नहीं, अच्छा लगा हमें कि आपने इंटरेक्शन लिया, और निश्चित नई पीढ़ियों को जो कम से कम विधि के पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें तजुर्बे लेने की आवश्यकता है। और जी सर। निश्चित रूप से अगर इस तरीके से आपकी इंस्टीट्यूशन के अंदर वकील समाज के लोग जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश के न्याय व्यवस्था में अपना योगदान दिया है, अगर उनसे सार्थक बहस करके, उनसे इंटरेक्शन ले करके, उनसे बातचीत करके विधि व्यवस्था को सुधारने के, और अपने बच्चों को अच्छी तालीम कैसे दी जाए विधि व्यवस्था में जाने, तो ये बहुत ही अच्छी और सुनहरी पहल है। और हम आपके इंस्टीट्यूशन को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इस तरीके की चीजों को अपने यहाँ एड ऑन किया है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।